हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए, तभी आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आएगी। सोहम पंकज को जोरदार थप्पड़ मारते हुए पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आरोही कहाँ है? थप्पड़ इतना जोर से पड़ा था कि पंकज को तुरंत होश आ गया। बोल, तू आरोही के कमरे में क्या कर रहा है? इतना पूछते ही सोहम ने एक बार फिर उसे थप्पड़ लगा दिया। अब युग वहाँ आ गया और उसने सोहम को सारी बात बताई तो उसके होश उड़ गए। सोहम का गुस्सा अब उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने अब पंकज को पीटना शुरू कर दिया। क्या किया तूने आरोही के साथ? बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? युग ने जब देखा कि सोहम आपे से बाहर हो गया था और वो पंकज को मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा था, तब उसने सोहम को रोकते हुए कहा, भाई छोड़ दो, मर जाएगा वो। मारने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दक्ष राधिका घर के सारे नौकर वहां आ गए। राधिका ने जब देखा कि पंकज के मुंह से खून आने लगा तब वो चिल्लाई, सोहम छोड़ो उसे बेटा, उसके मुंह से खून आ रहा है। बड़ी मुश्किल से युग ने सोहम को पंकज से अलग किया। सोहम ने एक नज़र गुस्से से सबकी तरफ देखा और फिर वो सीधे बड़ी हवेली से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ आरोही जब अपने घर पहुंची तो उसे इस हाल में देखकर सब हैरान रह गए। आरोही के घर के बाहर आधा गांव इकट्ठा हो गया था। आरोही की माँ ने जब आरोही को इस हाल में देखी तो उसके हाथ से खाने का थाल छूटकर नीचे गिर गया। तब जाकर सबकी नज़र आरोही पर पड़ी। आरोही की माँ रोते हुए भागकर आरोही के पास आई और उसे दुपट्टे से ढकते हुए बोली, ये का हो गया हमारी बिटिया को? आरोही, ये का हो गया तुम्हारे साथ? बताओ बिटिया, बोल बिटिया। आरोही कुछ नहीं बोली। उसने सीधा जाकर आंगन में रखी पानी की बाल्टी उठाई और सारा पानी अपने ऊपर डाल लिया। तभी वहां पर सोहम आ गया। आरोही को इस हाल में देखकर सोहम ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। तभी टुनटुन ने दरवाजे के बाहर खड़े सोहम को देखी और वो भागते हुए सोहम के पास गई और उसकी टी शर्ट पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, मेरी मासी माँ को क्या हुआ? उनको आप अपने साथ हवेली लेकर गए थे ना, बताओ वो क्यों रो रही है? सोहम कुछ बोल भी नहीं पाया। तभी राधे श्याम और आरोही की माँ की नज़र सोहम पर गई। राधे श्याम तुरंत टुनटुन के पास आया और उसे आग दिखाते हुए बोला, जा अंदर दादी माँ के पास जा। टुनटुन सर झुकाकर अंदर जाने लगी, लेकिन वो बार बार मुड़कर सवालिया नजरों से सोहम की तरफ देखे जा रही थी और अब सोहम उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो खुद में बड़बड़ाया, सॉरी टुनटुन, मैं तुम्हारी मासी माँ का ख्याल नहीं रख पाया। सोहम ने जब नजरें घुमाकर आरोही को देखना चाहता तो आरोही की माँ जल्दी से आरोही को अपने साथ अंदर ले जा रही थी। सोहम ने आरोही के पास जाने के लिए जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया वैसे ही उसके सामने राधे श्याम खड़ा हो गया। काका, मुझे बस एक बार आरोही से मिलने दीजिए, सोहम ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन अब राधे श्याम के सब्र का बांध टूट गया था। अब जाकर उसकी आंखें छलक आई थी और वो सोहम के सामने हाथ जोड़कर बोला, एक लड़की के पिता होने के नाते हमको ये कदम उठाना ही पड़ेगा। आप बड़े मालिक के पोते हैं, बहुत धनवान हैं, फिर हमारी बिटिया से मिलकर आपको क्या मिल जाएगा बताओ? हमारे बारे में तो सोचिए, हमारी इज्जत तो रोज़ इस समाज में बिकाऊ हो जाती है। पहले आरोही और अब तो टुनटुन बिटिया भी बड़ी हो रही है। इन सब चीज़ों का उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हम आपके सामने हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं कि हमारी बिटिया का पीछा छोड़ दो। काका, बस एक बार प्लीज़, मेरा आरोही से मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी पीछे से आरोही की माँ की आवाज़ आई, काहे इतना ज़रूरी है आपको आरोही से मिलना? आखिर आपका हमारी बिटिया से रिश्ता कहाँ है? वो मेरा। सोहम अपने और आरोही के बीच के रिश्ते को महसूस तो कर सकता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि इस रिश्ते को क्या नाम दे। उसने आरोही की माँ को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखा और कहा, जज्बातों का रिश्ता है हमारा। इतना कहकर सोहम घर के अंदर आने लगा। तभी राधे श्याम उसे एक बार फिर रोकते हुए बोला, ठीक है, तो फिर आप अब सीधे आरोही की शादी में आना।
उससे पहले हम उसे किसी और मर्द से मिलने की इजाज़त नहीं दे सकते। आरोही की शादी के बाद सुनकर सोहम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरान होकर राधेश्याम और आरोही की माँ की तरफ देखने लगा। सोहम किसी भी हाल में आरोही से मिलना चाहता था। अब उसके अंदर की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने चुपचाप अपने कदम पीछे ले लिए। राधेश्याम ने तुरंत दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन सोहम घर के चारों तरफ घूमकर आरोही से मिलने की कोई तरकीब सोचने लगा। तभी सोहम के पास किसी ने एक पत्थर फेंका। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टुनटुन खड़ी थी। टुनटुन ने धीरे से घर के पीछे का दरवाज़ा खोल लिया था। सोहम ने देखा कि आरोही पीछे दरवाजे के पास बैठकर सिसक रही थी। सोहम आरोही को इस हाल में देख नहीं पा रहा था। वो भाग के गया और उसने अचानक से आरोही को गले लगा लिया, लेकिन तभी अचानक से आरोही ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। सोहम आरोही के इस व्यवहार से हैरान रह गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। सोहम फिर से आरोही के सामने गया और उससे पूछने लगा, आरोही, मुझे बताओ, कल रात को क्या हुआ था? मैंने देखा कि पंकज तुम्हारे रूम में था। मैंने उसे बहुत पीटा और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन मुझे पहले सारी बात बताओ, आखिर पंकज ने तुम्हारे साथ क्या किया? आरोही रोते हुए बोली, क्या सुनना चाहते हैं? अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरी इज्जत दांव पर लगी है। मैं तुम्हारी इज्जत की रक्षा करूंगा आरोही। सोहम आरोही के सामने जमीन पर बैठकर बोला। क्यों? आरोही ने सर उठाकर सोहम से पूछा। लेकिन क्यों करोगे रक्षा मेरी? आज दिन तक हमने अकेले ही खुद को संभाला है, लेकिन बड़ी कोठी में काम करने के लिए आपने ही कहा था ना? जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, मेरी मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। अब हमें अकेला छोड़ दो। हमारे लिए मुसीबत अपने सर क्यों ले रहे हो? सोहम ने आरोही से पूछा। अच्छा, तो तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? आरोही बोली, नहीं, हम कुछ नहीं जानते, जाओ यहाँ से। इतना कहकर आरोही घर के अंदर भाग गई। सोहम भी उठकर चुपचाप वहाँ से चला गया। अगली सुबह बड़ी कोठी में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी दक्ष ने युग को कुछ पैसे देते हुए कहा, ये पैसे इसी वक्त पंकज को दे आओ। जो कुछ भी बड़ी कोठी में हुआ वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए। युग ने चुपचाप दक्ष से पैसे लिए और वहाँ से निकल गया। अब दक्ष अपने कमरे में जाकर खुद से बोला, मुझे पता है कि आरोही और उसके परिवार वालों का मुंह कैसे बंद करना है। बड़ी कोठी की इज्जत में इस तरह से सरेआम नहीं उछलने दूंगा। इतना कहकर वो भी वहाँ से निकल गया। इधर युग पंकज को देखने सरकारी हॉस्पिटल आया था। पंकज युग को देखकर खुश होते हुए बोला, अरे साहब, आप यहाँ कैसे हो? दादाजी ने तुम्हारे लिए कुछ पैसे भिजवाए हैं। युग बोला। पैसों की गड्डी देखकर पंकज के चेहरे की चमक बढ़ गई। युग ने पंकज से कहा, वैसे तुम आरोही के कमरे में करने क्या गए थे? अब पंकज ने आरोही के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। साहब, अब हम आपको क्या बताएं? आरोही एक जगह टिकती ही नहीं है। वो एकदम जंगली बिल्ली है। गुस्सा तो हमेशा उसकी नाक पर रहता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ फिरती ही रहती है। उसके संस्कार ही खराब है। लेकिन जो भी हो, शादी तो हम उसी से ही करेंगे। एक बार शादी हो जाए फिर उसे सुधार लेंगे हम अपनी जंगली बिल्ली को। युग को पंकज की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो बोला, तो क्या लड़की को बांध कर रखोगे? फिर पंकज ने झूठी बातें बनाते हुए आगे कहा, नहीं साहब, हमको उस पर नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि वो हमको बहुत पहले से लाइन मारती थी। उस दिन हम उसके कमरे में अपनी मर्जी से नहीं गए थे। दरअसल आरोही ही हमारे पीछे पीछे चली आती थी। एक दिन तो वो हमारे पीछे बड़ी कोठी में बनी उस खुफिया वर्कशॉप तक चली आई थी, जहाँ आप लोग काम सीखते हैं। उसको हमें दिलचस्पी तो है। युग ने जब ये सुना कि आरोही वर्कशॉप तक आई थी तो वो हैरान रह गया। उसने पंकज से पूछा, कौन से दिन आई थी वो वर्कशॉप में? अब ऐसे दिन तो हमको याद नहीं है, करीब 3 दिन पहले आई थी। पंकज की बात सुनकर युग सोच में पड़ गया। वो खुद से बोला, क्या आरोही के वर्कशॉप आने और डिजाइन चोरी होने के बीच में कोई कनेक्शन है? आखिर क्यों गई थी आरोही वहाँ? लेकिन आरोही तो ऐसी लड़की नहीं लगती है। ये सब सोचते हुए युग यहाँ से निकल गया। इधर आरोही की सारी रात रोने के बाद बड़ी मुश्किल से आँख लगी थी।
कि तभी उसके घर के बाहर एक चमचमाती हुई कार रुकी। राधेश्याम बाहर आया तो दक्ष को देखकर हैरान रह गया। आरोही की माँ भी धीरे से आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। राधेश्याम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दक्ष से क्या कहे, तो उसने चुपचाप अपने हाथ जोड़ लिए और सर झुका लिया। दक्ष राधेश्याम से बोला, देखो राधेश्याम, मैं एक बाप के दिल का दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने आया हूँ। आरोही के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन उसे सही किया जा सकता है। देखो, अगर ये बात और उछली तो इस बार मैं तुम्हारे परिवार को गांव से बेदखल होने से नहीं बचा पाऊंगा। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि आरोही की जल्द से जल्द शादी करा दो, और आज भी यही कह रहा हूँ। कल रात आरोही के कमरे में पंकज था, और वैसे भी पंकज से उसकी शादी तय हो चुकी थी। अब तो इस शादी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये शादी ही आरोही की इज्जत बचा सकती है, और इस शादी के हो जाने के बाद ही तुम लोग इज्जत से इस गांव में रह सकते हो। वैसे भी जो कल रात हुआ उसके बाद आरोही बिटिया से कोई और शादी करेगा नहीं। हमें तुम्हारी चिंता है, इसलिए हम खुद ये रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आए हैं। हम सब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। ये शादी कल के कल ही होगी, तैयार रखना। इतना कहकर दक्ष ने ठाकुर की तरफ देखते हुए कुछ इशारा किया तो ठाकुर फलों की टोकरी लेकर आया और राधेश्याम के हाथ में थमा दी। आरोही की माँ ने राधेश्याम के हाथ से टोकरी ली और घर के अंदर जाने लगी। तभी आरोही को पीछे खड़ा देखकर वो चौंक गई। इधर बड़ी कोठी कमरा धुंधलाया हुआ था और सोहम के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। हालांकि उसे सिगरेट पीना पसंद नहीं था, लेकिन टेंशन में वो सोफे पर बैठा हुआ और धुएं के कस हवा में उड़ा रहा था। तभी वहाँ युग आया। सोहम की बेचैनी देखकर उसने पूछा, भाई ये क्या हाल बना रखा है आपने? कितनी सिगरेट पिएंगे? अब बस करो। इतना कहकर युग ने सोहम के हाथ से सिगरेट छीनने की कोशिश की, लेकिन सोहम ने गुस्से भरी लाल आंखों से उसे देखा और फिर धुआं अपने मुंह से भरकर उड़ाने लगा। सोहम का ये हाल देखकर युग अपने मन में बोला, मैं जानता हूँ भाई कि आप आरोही के लिए परेशान हैं। हालांकि वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो उस दिन वर्कशॉप में क्या कर रही थी। मैं आरोही को ज़्यादा समय से तो नहीं जानता, क्या पता वो डिज़ाइन उसने चोरी किए हो। युग ने एक बार फिर सोहम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर चिंता और तनाव के भाव साफ नजर आ रहे थे। युग ने कहा, भाई मैं समझता हूँ कि आरोही आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। आपको आरोही के लिए इतना ज़्यादा इंजर्ड नहीं होना चाहिए। भाई मुझे लगता है कि आपको अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। इस परिवार को आपकी बहुत ज़रूरी है। सोहम ने युग की तरफ सवालिया नज़रों से देखा और उसकी बात का मतलब समझ नहीं पा रहा था। तभी युग ने उसे बताया, भाई सिंघानिया वाला प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया है। किसी ने हमारे वर्कशॉप से डिज़ाइन चोरी करके पहले ही उनको बेच दिया। क्या? और ये सब तुम मुझे अब बता रहे हो? सोहम जो पहले से परेशान था और अब और भी उदास हो गया, वो आगे बोला, मुझे लगता है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सब कुछ मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। युग ने उसके कंधे पर सांत्वना भरे भाव से अपना हाथ रखा। इधर आरोही के चेहरे पर गहरी चिंता छाई हुई थी। आरोही की माँ ने धीरे से फलों की डालियाँ ले जाकर अंदर रख दी। आरोही समझ गई थी कि राधेश्याम और आरोही की माँ को इस शादी से कोई इतराज़ नहीं था। दक्ष की कार वापस लौट गई। अब जाकर राधेश्याम अंदर आया तो उसने आरोही की आंखों से आंसू बहते हुए देखे। राधेश्याम बेबस होकर अंदर जाने लगा कि तभी आरोही उसके पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, बाबा हम ये शादी नहीं कर सकते। चाहे तो हमें जहर दे दो, लेकिन ये शादी करने के लिए ना कहो। बाबा बस हमारी ये आखिरी बात मान लो, उसके बाद हम कभी किसी भी बात के लिए जिद नहीं करेंगे। आरोही के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी दादी माँ भी यहीं चली आई। तब आरोही की माँ भी आरोही के पास जाकर बोली, एक काम कर, तू हम सबको जहर दे दे, सारी बात ही ख़त्म हो जाएगी। हमको पता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ।
हम तुम्हारे दर्द समझ रहे थे, इसलिए हमने तुमसे एक शब्द नहीं कहा। लेकिन अब बस यही एक तरीका बचा है सब कुछ ठीक करने का। नहीं माँ, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम आज भी पवित्र हैं। भोलेनाथ जी ने हमको बचा लिया। हम डर गए थे माँ। आरोही ने अपनी माँ की तरफ देखकर जवाब दिया। रात भर तुम उसके साथ थी, बंद कमरे के अंदर का हुआ का नहीं हुआ ये कोई नहीं समझेगा। और ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि पंकज ने तुम्हें हाथ तक ना लगाया हो। देखो आरोही, वैसे भी कुछ ही दिनों में हम तुम्हारी शादी पंकज से ही करवाने वाले थे, तो दिक्कत का है। अब आरोही उठी और उम्मीद भरी नज़रों से दादी माँ की तरफ देखते हुए बोली, दिक्कत है, उस इंसान ने शादी से पहले हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। दादी माँ, आप ही समझाओ ना माँ बाबा को। हम उस आदमी के साथ ज़िंदगी कैसे बिता सकते हैं जिसकी नीयत हमारे लिए साफ नहीं है। हमको रह रह कर याद आएगा कि इस आदमी ने हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। हम कभी उसे वो सम्मान और प्यार नहीं दे पाएंगे। ये शादी हमें ले डूबेगी दादी माँ। दादी माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, इस समस्या का दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे जल्द अगले वीडियो में। जब तक ये देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।